हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से ऑरिजिन हुआ है, ये मतलब टॉपिक क्या है, फिजिक्स में कैसे डेवलप हुआ, इस सब के ऊपर मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। और मैंने वहाँ पर एकदम लास्ट में बोला था कि जहाँ से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का जहाँ से ऑरिजिन हुआ, वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे सर मैक्स प्लैंक, और उन्होंने ही कहा था एनर्जी है डिस्क्रीट, और वहीं से क्वांटम ऑफ एनर्जी का फिनोमेना आया, वहीं क्वांटम से आया क्वांटम मैकेनिक्स। तो वो जो फिनोमेना जिसके ऊपर मैक्स प्लैंक ने काम किया था उसका नाम था ब्लैक बॉडी। तो प्लैंक ने तो काम किया ही था, लेकिन उसके पहले ब्लैक बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर चुके थे, जैसे कि हमारे थे सबसे पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हम लोग पढ़ेंगे, फिर वीन्स लॉ, फिर रेले जीन्स लॉ, ये सब पढ़ेंगे। और ये सब क्लासिकली इसका अप्रोच कर रहे थे। फिर कैसे इनने फेल किया, फिर प्लैंक आके इन लोगों का जो इन्हें वहाँ पर फेल किया उसको करेक्शन का सब कुछ हम लोग इधर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेन टॉपिक में घुसने से पहले हमें जानना पड़ेगा ब्लैक बॉडी है क्या चीज़। तो ब्लैक बॉडी है एक मतलब ऐसा एक सब्सटेंस जो मतलब ऐसा एक सब्सटेंस या ऐसा एक क्वांटिटी जो एवरी टाइप ऑफ रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी इज ए सब्सटेंस दैट कैन absorb all radiation and also emit it, that can absorb all radiations coming to it and also emit it जितना रेडिएशन आ रहा है ब्लैक बॉडी के पास एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको एमिट भी कर सकता है। कौन? ब्लैक बॉडी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़ेंगे तो ब्लैक बॉडी हमारा इन्वायरमेंट के साथ कैसे रहता है? ब्लैक बॉडी हमेशा इन्वायरमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है, हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में ब्लैक बॉडी रहता है। तो ब्लैक बॉडी का फिनोमेना कैसा है? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ब्लैक बॉडी का जो हम देखेंगे, अगर एक ब्लैक बॉडी ये एक ब्लैक बॉडी है, तो हम ब्लैक बॉडी के अंदर अगर एक कैविटी रहा, इसको बोलते हैं कैविटी, तो ये जितना लाइट रेडिएशन है एब्जॉर्ब करेगा। मैं एक रेडिएशन के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो एक रेडिएशन आके इधर हिट किया, फिर चल गया इधर, फिर चल गया बोले इधर, फिर ऐसे रेडिएशन हिट करता रहेगा, फिर एमिट होकर निकल भी जाएगा। तो ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज एन आइडियल ब्लैक बॉडी। तो देखिए, तो ब्लैक बॉडी तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा था कि ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन हो रहा था, जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और एमिशन, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। मतलब इसको जो ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन था, इसको जो समझने का बात थी, इसको हम लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी का जो ये जो एनर्जी या जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन एमिशन जो हो रहा है, जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ब्लैक बॉडी तो हमारा मतलब ब्लैक क्यों है? ब्लैक कलर, ब्लैक एक्चुअली कोई कलर नहीं है, मतलब जब सब कलर एक साथ मिक्सड हो जाते हैं, मतलब एक सब्सटेंस जब सब कुछ को अपने आसपास ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो क्या कलर हो जाता है? ब्लैक। तो इसलिए इसका नाम है ब्लैक बॉडी, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन। तो सबसे पहले जब ये ब्लैक बॉडी का रेडिएशन स्टडी करने का बात आया, सबसे पहले स्टीफन बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने शो किया, जो हमारा ब्लैक बॉडी का जो इंटेंसिटी है या एनर्जी पर यूनिट हमारा जो सरफेस एरिया है, वो क्या है? इन्होंने एक लॉ दिया था कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया था। वो क्या है? वो है E = सिग्मा A T⁴। ये उन्होंने बोला था, जहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और यहाँ पर हमारा जो सिग्मा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीफन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या है? स्टीफन कांस्टेंट का 5.67 × 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन ⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन ⁴। तो ये है स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू।
तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सबसे पहले ब्लैक बॉडी स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले इस लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। ये है ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी या कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मतलब एक ब्लैक बॉडी से कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है पर सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला ये। तो स्टीफन ने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले, जो कोई कुछ नहीं जानता था, ये जो अप्रोच है ये पूरा क्लासिकली हो रहा है। मैंने अभी तक क्वांटम वर्ल्ड में हम लोग नहीं घुसे, ये अप्रोच पूरा क्लासिकली हो रहा है। तो सबसे पहले स्टीफन ने ये दिया था, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इस लॉ में हम लोग एक फॉर्मूला तो हमें मिल गया, लेकिन एनर्जी का जो कॉन्टिन्यूस रेडिएशन हो रहा है, मतलब हमारा जो रेडिएशन हो रहा है, एमिट हो रहा है, मतलब क्या ब्लैक बॉडी में जितना भी तरह का रेडिएशन आ रहा है एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है, मतलब हर एक स्पेक्ट्रम का तो एनर्जी रेंज अलग है, तो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको स्टडी करने के लिए तो ये लॉ सिर्फ काफ़ी नहीं था। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था वीन, WIEN, वीन। और वहां से हम लोग पढ़ेंगे अभी वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया, और वहाँ से उन्होंने अपना जो स्टडी किया, उन्होंने वहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया। वहाँ पर यहाँ से हम लोग जो स्टडी करेंगे वीन्स लॉ, वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीन्स लॉ में हमें जो मिलेगा इधर से, यहाँ से फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर जो हमारा स्टीफन लॉ था, स्टीफन था सिग्मा ए टू द पावर 4, ऐसा था। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं था, लेकिन वीन ने फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट इधर बहुत मेजरली समझा कि इधर एक फ्रीक्वेंसी का भी एक पैरामीटर होना चाहिए। जो हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या एनर्जी डेंसिटी जो हो रहा है, हमारा यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी हो रहा है ब्लैक बॉडी में, वहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर का वैल्यू नहीं, वहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी का भी वहाँ पर मेजर फैक्टर होना चाहिए। तो उन्होंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, किसके ऊपर, एनर्जी डेंसिटी U के ऊपर। और किसके साथ ये फंक्शन था, ये हमारा फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड करके। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया एनर्जी डेंसिटी का, वो था A न्यू क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटा न्यू बाई टी। ये फंक्शन किसने दिया, ये दिया वीन्स ने, जहाँ पर हमारे U क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी, ये फंक्शन दिया। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, A इज अ कांस्टेंट, बीटा इज आल्सो अ कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस फॉर्मूले को किसने दिया, वीन ने दिया। आप लोग बोलेंगे सर आप डेराइवेशन नहीं करवा रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन इसका डेराइवेशन हम लोग कहाँ पर करते हैं, ये वाला हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये सब डेराइवेशन करते हैं। तो जब आप लोगों को मैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, ये सब डेराइवेशन तब वहाँ पर करूँगा। अभी हम लोग क्वांटम वर्ल्ड में घुस रहे हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स में ये सब है, लेकिन मतलब उतना मेजर रोल नहीं कर रहा, मतलब ये हम लोग इनिशियल स्टेट में कर रहे हैं। मतलब ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का चीज़ है, ये तो क्लासिकल चीज़ है, इसलिए मैं भी सिर्फ फॉर्मूला से लिख रहा हूँ, ए न्यू क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटा न्यू बाई टी, ये वीन्स ने दिया था। और यहाँ से और एक तो क्या आया था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला आया था। अगर मैं इसको अभी वेवलेंथ का टर्म में जाऊँ तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर लैम्डा इज अ वेवलेंथ, टी इज अ टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये फॉर्मूला भी वीन्स का ही फॉर्मूला है, लेकिन एक मॉडिफाइड फॉर्म है। कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों का आएगा एग्जाम में, इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये तो एक आया। तो हम लोग का अभी जो देखिए क्या हुआ, हमने क्या पहले थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। वहाँ पर कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का बात नहीं था, लेकिन वीन ने आके इधर एक फ्रीक्वेंसी का अप्रोच दिया। लेकिन यहाँ से ये अप्रोच देने से ही हमारा जो ठीक हो जाएगा ऐसे नहीं है, ये मतलब हो रहा था, ठीक हो रहा था। मतलब ये जो हमारा वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, लो फ्रीक्वेंसी में अच्छे जा रहा था। लेकिन मैं आप लोग बोल रहा हूँ, देखिए इस तरफ अगर मेरा एनर्जी डेंसिटी है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह आना चाहिए, ब्लैक बॉडी के लिए इस तरह आना चाहिए, ये आइडियल होना चाहिए। लेकिन हमारा रेले जीन्स का जो हमारा ग्राफ आ रहा था, तो इनिशियली लो टेम्परेचर के लिए ठीक था, लेकिन हाई टेम्परेचर में और नहीं हो रहा है। अच्छा रेले जीन्स में क्या बोला मैंने, वीन्स बोल रहा हूँ।
हाई टेम्परेचर में क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर में हमारा ग्राफ, लो टेम्परेचर में ठीक है, हाई टेम्परेचर में हमारा ग्राफ डेविएट कर जाता है। हाई टेम्परेचर में ग्राफ ऐसे, ये किसका ग्राफ हो गया, विन का हो गया। तो हाई टेम्परेचर में विन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहां से एक पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, विन्स लॉ फेल्स, और सिर्फ फेल्स नहीं, फेल्स मिजरेबली, फेल्स मिजरेबली एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर विन्स लॉ फेल्स मिजरेबली। तो तभी एक बहुत बड़ा झटका लगा पूरा साइंटिस्ट कम्युनिटी को कि विन्स ने तो फेल कर गया, अब बच्चों क्या होगा। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं वो है रेलिग, और अभी हम लोग पढ़ेंगे रेलिग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ से हम लोग एक स्पेशल लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है रेलिग जीन्स लॉ। तो विन्स हो गया, विन्स हमारा जो विन्स का लॉ है लो फ्रीक्वेंसी के लिए एकदम ठीक बैठता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में डिफर कर जाता है। लेकिन कोई फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें लो से हाई हर फ्रीक्वेंसी में हमारा कंप्लीट रेडिएशन होना चाहिए, ये हमें पता है। तो देख लेते हैं कि रेली का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। विन ने जो प्रॉब्लम फेस किया उसको क्या रेलिग ने ओवरकम कर पाया। तो रेलिग ने जो ओवरकम किया, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम लोग तो पढ़ रहे हैं अभी क्या, रेलिग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जब कुछ करने बैठते हैं या कुछ पढ़ने बैठते हैं, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग का मोटिवेशन चल जाता है, 4-5 बार के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन रेलिग ने कितना सारा अटेम्प्ट लिया था आप लोग को पता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, टोटल 1900 अटेम्प्ट्स। कितना, टोटल 1900 अटेम्प्ट्स। कितना डेडिकेशन होगा सोचिए रेलिग का, टोटल 1900 अटेम्प्ट्स लिए, बार बार एक्सपेरिमेंट। कितना बार एक्सपेरिमेंट किया रेलिग ने ब्लैक बॉडी के साथ, 1900, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। 1900 अटेम्प्ट्स करने के बाद रेलिग एक कंक्लूजन में आके पहुंचे। ये इन्होंने भी जो फॉर्मूला दिया, ये भी उन्होंने फ्रीक्वेंसी को और एनर्जी डेंसिटी को बेस करके ही दिया था, लेकिन कितना अटेम्प्ट में, 1900 अटेम्प्ट में। इन्होंने जो कहा हमारा जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या एनर्जी डेंसिटी, तो हमारा विन्स में क्या था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। इधर दो चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, एक है हमारा एक कितना नंबर ऑफ रेडिएशन है, एक न्यू प्लस डी न्यू में कितना नंबर ऑफ हमारा रेडिएशन, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और हमारा एवरेज एनर्जी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेली ने है इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, 1900 एटम को ऐसे नहीं करता है। तो ये एनर्जी डेंसिटी का जो बात बोले, 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना नंबर ऑफ रेडिएशन से बिटवीन द फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इन्होंने ये बोला था। तो सबसे पहले इन्होंने जो निकाला कि नंबर ऑफ रेडिएशंस जो आता है यहाँ से, नंबर ऑफ रेडिएशंस बिटवीन क्या, नंबर ऑफ रेडिएशन बिटवीन न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज क्या है, n 8 पाई लैम्डा स्क्वायर, सॉरी लैम्डा नहीं, न्यू स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है, कहीं पर भी लैम्डा नहीं, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप सभी लोगों को पता है ये मीटर पर सेकेंड। और n किसका फंक्शन है, n हमारा फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का। तो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये तो हमें मिल गया, रेलिग ने ये कहा। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू रेलिग एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया, U इक्वल्स टू n न्यू इंटू एवरेज एनर्जी, यानी 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू ई, ये आ रहा है। अभी आप लोगों का मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या है, ये क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये यही है। तो ये क्या है,
तो हम लोग जब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में वहाँ पर आपने बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा था, इक्विपार्टीशन थ्योरम, हाफ केटी पढ़ा था। तो एक वो हाफ केटी किसके लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग थर्मो स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, डायनामिक्स, आपने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा था, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ केटी। तो अगर हम लोग पूरा इधर एक रेडिएशन ब्लैक बॉडी कर रहे हैं, वहाँ से हमें मिलता है E इक्वल्स टू KT, जहाँ पर K क्या है, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻⁻23, ये -23 ये होता है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू और यूनिट में नहीं दे रहा हूँ, यूनिट में दीजिए तो जूल पर केल्विन इसका यूनिट रहता है। सो जूल पर मोल पर केल्विन आप बोल सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ इधर E इक्वल्स टू KT, तो यहाँ से हमारा एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई C क्यूब इंटू KT। ये चीज़ अच्छा से समझिए, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई C क्यूब इंटू KT, ये फॉर्मूला आ रहा है। और इसी फॉर्मूले को बोला जाता है रेले जीन्स लॉ। इसी फॉर्मूले को बोला जाता है क्या बच्चों, रेले जीन्स लॉ। तो अब यहाँ से आप लोगों को मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी शायद हर डाउट क्लियर हो चुका है, लेकिन नहीं, इस फॉर्मूला ने भी डाउट क्लियर नहीं किया। क्यों बोलिए तो, ये जो हमारा फॉर्मूला है रेले जीन्स लॉ, ये सिर्फ हमारा कब करेक्ट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में। लो फ्रीक्वेंसी में रेले जीन्स लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी, हाई ऑर्डर का एनर्जी का बात कर रहे हैं। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है रेले जीन्स लॉ, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई C क्यूब इंटू KT, दिस रेले जीन्स लॉ फेल्स मिजरेबली कब, एट लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एक चीज जानना पड़ेगा, रेले जीन्स लॉ फेल्स मिजरेबली एट लो फ्रीक्वेंसीज। अगर मैं फिर से प्लॉट करूं तो देखिए क्या होगा, यहां पर इस तरफ मेरा क्या है, एनर्जी डेंसिटी, इस तरफ मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे करके हमारा ग्राफ आना चाहिए था, हमारा नॉर्मल ब्लैक बॉडी का आना चाहिए था, लेकिन रेले जीन्स लॉ में क्या आ रहा था, ग्राफ कुछ लो फ्रीक्वेंसी में ऐसा आ जा रहा था, ऐसा टाइप का ग्राफ। ये वाला क्या ग्राफ है, रेले का ग्राफ आ रहा था, मतलब फेल हो जा रहा था ग्राफ हमारा। स्लोप में उठ के ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा था, ऐसे राइज हो जा रहा था। तो हमारा रेले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी फेल हो चुका है, किसमें, लो फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारे पास एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ था उस टाइम साइंटिस्ट में, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, ये क्लासिकल अप्रोच था, तब ब्लैक बॉडी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये दोनों ही अप्रोच, दोनों में क्या सोचा गया था, एनर्जी देखिए कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, दोनों में कहीं पर ब्रेक नहीं, दोनों में ही एनर्जी को क्या सोचा गया था, कॉन्टिन्यूअस, दोनों में एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस पकड़ा गया था। तो वहां पर हम लोग जब पढ़ रहे थे, मतलब क्या हो रहा था, एनर्जी कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था, हमेशा कॉन्टिन्यूअस एनर्जी फ्लो हो रहा था। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाई दिया कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक बहुत बड़ा क्लासिकल कैटास्ट्रॉफी था, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बहुत बड़ा भूकंप था, क्योंकि कोई भी फेनोमेना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्लासिकल ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कोई भी साइंटिस्ट समझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये मतलब रेले जीन्स लॉ कम फ्रीक्वेंसी में फेल हो रहा था। थोड़ी देर पहले वीन्स लॉ पढ़े थे, वीन्स लॉ हाई फ्रीक्वेंसी में फेल हो रहा था, तो फेल हो नहीं रहा था अंटिल मैक्स प्लैंक केम। तो मैक्स प्लैंक जब 19th सेंचुरी में आए थे, तो मैक्स प्लैंक ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इस चीज से अपना एक थ्योरी दूसरा टाइप का सोचा कि ऐसे नहीं हो रहा था, कुछ और तरह से सोचिए, क्योंकि साइंटिस्ट तब ये नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मतलब ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। सब जो फॉर्मूलाज था उसी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, ये जो फिनोमेना था, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला था, उससे समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इधर कि उस फिनोमेना से इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद कौन आया, इसके बाद आए सर मैक्स प्लैंक। इनका नाम इज्जत से बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जब क्वांटम पढ़ते हैं
यही है इसके पायोनियर। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लैंक एनर्जी या मैक्स प्लैंक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर क्या कहा गया, जब सर मैक्स प्लैंक ने अपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा था, सबसे फर्स्ट लाइन उन्होंने जो अपने माइंड से बोला था कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज डिस्क्रीट। एनर्जी इज डिस्क्रीट, ये एक नया है। एनर्जी डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मतलब एनर्जी कभी भी एनर्जी कांस्टेंट ऐसे रूप में नहीं जाएगा। एनर्जी छोटा छोटा ऐसे पार्ट्स में जाएगा, डिस्क्रीट पार्ट में जाएगा। इस चीज को कौन बोला था, सर मैक्स प्लैंक ने, एनर्जी इज डिस्क्रीट। और इन्होंने जो बोला था, यहाँ से इन्होंने अपने कांस्टेंट भी दिया जिसको हम लोग एच से जानते हैं, बहुत फेमस प्लैंक कांस्टेंट। इन्होंने कहा था एनर्जी ऑफ एनी ब्लैक बॉडी और एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई। इन्होंने कहा था एनर्जी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। तो देयरफॉर E इक्वल्स टू एन एच न्यू, ये आया था, जहां पर n इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये है, इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल। तो इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से सोचिए, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल। तो देखिए ये था प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल। अभी ये प्लैंक क्वांटाइजेशन रूल से हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन ला पाएंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम था उधर, हमारा जो कहाँ प्रॉब्लम था, रेले जीन्स लॉ में जो प्रॉब्लम था, हमें क्या चाहिए था, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। उसको अभी हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली, इसको एक एवरेज इंटीग्रेशन करके, जीरो से इंटीग्रेशन, या हम लोग समेशन से भी कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस है तो समेशन कर रहे हैं, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एन एच न्यू ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एन ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। इसको इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पर ये लिमिट आगे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद हमारा जो लिमिट आता है वो आता है यहाँ से, तो ये एच न्यू तो रह जाएगा, एच न्यू ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये फॉर्मूला आता है, एच न्यू ई टू द पावर एच न्यू माइनस के टी बाई के टी माइनस 1। तो हमारे पास जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये एवरेज एनर्जी को निकालने के लिए, तो ये हमारे पास आ चुका है, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग को मिल जा रहा है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब इस वैल्यू को हम लोग जब रेले जीन्स लॉ में पुट करेंगे, हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कितना कमाल का चीज़ है देखिए। तो देख लेते हैं फिर से, रेले जीन्स लॉ क्या था। यहाँ से अगर हम लोग देखें, रेले जीन्स लॉ क्या था, रेले जीन्स लॉ हमारे पास था U इक्वल्स टू, अच्छा सोचिए, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू एवरेज एनर्जी, ये वाला था, यही तो था। मतलब इसी को हम लोग बोल रहे थे के टी, लेकिन के टी सही नहीं होगा, तो हम लोग इसको एवरेज वैल्यू ऑफ ई में रखते हैं। अभी इस ई का वैल्यू को हम लोग अगर इधर पुट कर दें तो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। अच्छे से देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 पाई एच न्यू क्यूब सी क्यूब ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 यू, and this formula is called
प्लैंक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोला जाता है प्लैंक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर इस फॉर्मूला से क्या ब्लैक बॉडी का रेडिएशन एक्सप्लेन करना सक्सेसफुल हुआ? मेरा आंसर है यस, क्योंकि एक माइंड ब्रेकिंग और एक पाथ ब्रेकिंग हमारे पास जो फेनोमेना था वो था E इक्वल्स टू NH न्यू, और इस H न्यू हम लोग जब प्लैंक्स लॉ में पढ़े थे E इक्वल्स टू NH न्यू, ये H न्यू का जो फैक्टर है इसी को बोला जाता है क्वांटम ऑफ एनर्जी, इसी को बोला जाता है एक क्वांटम ऑफ एनर्जी। H न्यू इज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो अभी हम लोग इसको अगर प्लॉट करें तो देख पाएंगे इस तरफ हमारा क्या है, हमारा एनर्जी डेंसिटी, इस तरफ है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कौन इसको ओबे करता है? ये है प्लैंक्स कर्व। तो ये है प्लैंक्स कर्व में हम लोग वैलिड हो गया, और ये कर्व किसका हो गया, और ये कर्व किसके लिए? हाई फ्रीक्वेंसी में कौन फेल करता है? वीन। तो ये वाला क्या हो गया? वीन्स कर्व। लो फ्रीक्वेंसी में कौन फेल करता है? रेले जीन्स। तो ये हो गया रेलिक्स कर्व। तो देखिए, तो ब्लैक बॉडी का जो इतना साल से जो फेनोमेना समझने में प्रॉब्लम हो रहा था क्लासिकली, यहाँ पर सर मैक्स प्लैंक ने एक हमारा चेंज करके हमारा सिर्फ ये एनर्जी का फैक्टर H न्यू ला के पूरा चीज़ को चेंज कर दिया। तो ये H न्यू मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH न्यू, मतलब कभी भी पार्टिकल का एनर्जी H न्यू, और H को ही हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं थोड़ा बोल देता हूँ इसके बारे में, जो बोल ही रहा हूँ। H को मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, H को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो हमारा 10⁻⁻34, हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। इसका जो हमारा फेनोमेना आ रहा है, जैसे चार्ज के बारे में पढ़े थे, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे कोई भी एनर्जी अगर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, तो मतलब यहाँ पर किसका सिमिलरिटी आ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन और एक एनर्जी का सिमिलरिटी आ रहा है। मतलब हमारे पास यहाँ पर हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हमारा इधर एक पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन आ रहा है। ये जो रेडिएशन है, यहाँ से हम लोग अल्टीमेटली यहाँ से क्या प्रूव हुआ? यहाँ से प्रूव हुआ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, या आप लोग इसको लाइट भी बोल सकते हैं, इसको आप लाइट भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या आया, प्लैंक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जब पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमें जो क्वांटाइजेशन रूल मिला, वो एक क्वांटम ऑफ एनर्जी मिला। तो यहाँ से क्या आया? हमारा रेडिएशन आया, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन आया। यही था मैक्स प्लैंक का मतलब ग्रेटनेस, कि एक नया वर्ल्ड उन्होंने ओपन कर दिया। और इस फॉर्मूले से जो है प्लैंक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी, हम लोग ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने स्टडी करने में हम लोग सफल हुए, और इसी से हम लोग क्या क्वांटम वर्ल्ड में घुसे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को मैंने ब्लैक बॉडी के ऊपर समझा पाया, बहुत कुछ आप लोग का शायद क्लियर भी हुआ है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर क्वांटम इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट भी बोलते हैं किसी बुक में, वो सब में क्या पढ़ेंगे? हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और थैंक यू।